Namaskar. In this video of human resource management, we are going to discuss about the various methods of performance appraisal. तो let's start. बहुत सारी मेथड्स हैं जिनके आधार पर हम परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन कर सकते हैं एम्प्लॉयज़ की. दिस मेथड differ in terms of traits to be evaluated and weighted to be given to various traits. Various authorities on this subject have suggested different techniques or methods of performance appraisal. Methods have been categorized into two. First one is traditional method and another one is modern methods. In traditional methods we have ranking method, pair comparison method, grading method and all. We'll discuss all these methods in detail. द फर्स्ट मेथड इज़ रैंकिंग मेथड. ये सबसे सिंपल और सबसे पुराना मेथड है परफॉर्मेंस अप्रेजल का. इस मेथड के आधार पर एम्प्लॉयज़ को रैंक्स दिए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर जॉब परफॉर्मेंस. इस मेथड में सभी एम्प्लॉयज़ को और उनकी परफॉर्मेंस को एज अ होल ट्रीट किया जाता है और उनको उसके आधार पर एक सुटेबल रैंक दे दिया जाता है. सभी एम्प्लॉयज़ को एक ही फैक्टर यानी सेम फैक्टर्स के आधार पर रेट किया जाता है रिस्पेक्ट ऑफ द वैल्यूएशन ऑफ देयर इंडिविजुअल ट्रेड, यानी इंडिविजुअल क्वालिटीज़ को महत्व ना देकर यहाँ पर जो रेटिंग की जाती है सभी एम्प्लॉयज़ की सेम स्टैंडर्ड्स के आधार पर की जाती है. मेरिट्स के आधार पर और उनको ट्रेड किया जाता है, यानी कि जो सबसे अच्छा एम्प्लॉय होता है उसको फर्स्ट रैंक दे दिया जाता है और जिसकी परफॉर्मेंस सबसे ख़राब होती है उसको लास्ट रैंक दे दिया जाता है. तो द रेटर देन सिलेक्ट द नेक्स्ट हाईएस्ट एंड द नेक्स्ट लोवेस्ट. तो ये जो मेथड है इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं. पहली बात तो सभी एम्प्लॉयज़ को एज अ होली ट्रीट किया जाता है, तो जो रेटर है उसकी पार्शियलिटी कई बार हो सकती है. दूसरा, इसके अंदर ये डिफरेंस नहीं मालूम पड़ता कि कौन सा एम्प्लॉय है जिसको फर्स्ट रैंक दिया जिसको सेकंड, उसके बीच में क्या डिफरेंस है. और ये वहाँ पर सुटेबल नहीं होता जहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं. नेक्स्ट मेथड है पेयर कंपैरिजन मेथड. दिस इज़ द इम्प्रूवमेंट ऑफ सिंपल रैंकिंग मेथड. इस मेथड के अंदर हर एक एम्प्लॉय को बाकी सब एम्प्लॉयज़ के साथ कंपेयर किया जाता है. एग्जाम्पल से समझते हैं. सपोज़ एक ऑर्गेनाइजेशन में 5 एम्प्लॉयज़ हैं A B C D E. तो पहले A की परफॉर्मेंस को B के साथ कंपेयर किया जाएगा ताकि पता चल जाए A और B में से कौन बेटर है. फिर A की परफॉर्मेंस को C D E में से कंपेयर किया जाएगा. फिर B की परफॉर्मेंस को C D E में से के साथ कंपेयर किया जाएगा और रिकॉर्ड कर लिया जाएगा. फिर उसके बाद C की D और E के साथ ऐसे ही चलता रहेगा. तो ये एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर रिलायबल रेटिंग दी जाती है, देन द सिंपल वन, देन द स्ट्रेट रेटिंग. लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब जो नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत कम हो, क्योंकि जहाँ पर बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ होंगे वहाँ पे मेथड को फॉलो करना सुटेबल नहीं रहेगा. नेक्स्ट मेथड इज़ ग्रेडिंग मेथड. इस मेथड में कुछ फीचर्स लाइक एनालिटिकल एबिलिटी, कॉपरेटिवनेस, डिपेंडेबिलिटी, जॉब नॉलेज के आधार पर इवैल्यूएशन किया जाता है, यानी इन फीचर्स के आधार पर हम ग्रेड देते हैं. और जो एम्प्लॉयज़ को ग्रेड दिया जाता है अकॉर्डिंग टू द जजमेंट ऑफ द रेटर. जो ग्रेड हो सकते हैं दैट कुड बी वेरी गुड, गुड, सेटिस्फैक्ट्री, आउटस्टैंडिंग, बिलो एवरेज, एक्सेट्रा. तो जो एक्चुअल परफॉर्मेंस होती है एम्प्लॉय की इज़ रेटेड विद द वेरियस ग्रेड्स इन माइंड. नेक्स्ट मेथड इज़ फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड. कई रेटर्स कांस्टेंट एरर से सफ़र करते हैं, यानी वो सभी एम्प्लॉयज़ को केवल गुड, एवरेज या पुअर के आधार पर रेट कर देते हैं, तो जिससे जो वैल्यूएशन का पर्पज़ है वो सॉल्व नहीं हो जाता. तो इसको दूर करने के लिए एक ऐसा सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जिसको बोलते हैं फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड. इस सिस्टम में जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया जाता है. दैट इज़ आउटस्टैंडिंग, अबव एवरेज, एवरेज, बिलो एवरेज एंड पुअर. जो रेटर होता है उसको बोला जाता है कि 10% एम्प्लॉयज़ को आउटसाइडिंग ग्रुप की कैटेगरी में शामिल करें, 20% को अबव एवरेज, 40% को एवरेज, 20% को बिलो एवरेज और 10% को पुअर कैटेगरी में प्लेस किया जा सके. तो फ़ायदा क्या होता है कि जब रेटिंग स्प्रेड हो जाती है नंबर ऑफ़ ग्रेड्स, तो जो सब्जेक्टिव जजमेंट होती है ऑन द पार्ट ऑफ सुपरवाइज़र उसको एलिमिनेट किया जा सकता है. और ये उन ऑर्गेनाइजेशन में भी पॉसिबल है जहाँ पे नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ बहुत ज़्यादा है. मेथड इज़ चेकलिस्ट मेथड. चेकलिस्ट एक स्टेटमेंट होती है, एक लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट्स होती है जो कि एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को डिस्क्राइब करती है. जो रेटर होता है उसको ये स्टेटमेंट दे दी जाती हैं और उससे उम्मीद की जाती है कि इन स्टेटमेंट्स को एवेलुएट करे और टिक करे
उन स्टेटमेंट्स के अगेंस्ट कि क्या एम्प्लॉय का बिहेवियर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जैसे कि क्या एम्प्लॉय रेगुलर जॉब पर आता है, इज़ ही इंटरेस्टेड इन द जॉब, क्या वो बहुत ज़्यादा गलतियाँ करता है, क्या वो डिसिप्लिन है, क्या वो अपने स्टैंडर्ड्स मीट कर पाता है, क्या वो अपने फेलो वर्कर्स की हेल्प करता है, एक्सेट्रा। ऐसी बहुत सारी स्टेटमेंट्स होती हैं। तो जो एम्प्लॉय की ओवरऑल परफॉर्मेंस होती है वो इस पॉजिटिव स्कोर्स के आधार पर रेट की जाती है। नेक्स्ट मेथड है क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड। इस मेथड अटेम्प्ट्स टू मेजर वर्कर्स परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ सर्टेन इवेंट्स या इंसिडेंट्स जो कि एक नॉर्मल वर्क कोर्स में होते हैं। इसके अंदर जो क्रिटिकल इंसिडेंट्स होते हैं उसके आधार पर परफॉर्मेंस को जज किया जाता है। अभी क्रिटिकल इंसिडेंट्स क्या होते हैं? एक्सट्रीमली बहुत अच्छा बिहेवियर, बहुत बुरा बिहेवियर रिलेटेड टू जॉब परफॉर्मेंस को, इन स्टेटमेंट्स को बोलते हैं क्रिटिकल इंसिडेंट्स, और ये सुपरवाइज़र द्वारा रिकॉर्ड कर ली जाती है फॉर द इवैल्यूएशन पर्पस। ये एक ऑब्जेक्टिव बेसिस होता है जिसके आधार पर एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को जज किया जाता है। इसके अंदर जो इवैल्यूएशन होती है ये एक्चुअल जॉब बिहेवियर के आधार पर होती है। इस मेथड के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं कि क्या होते हैं क्रिटिकल इंसिडेंट्स। लाइक अगर किसी एम्प्लॉय ने अपने किसी वर्कर की, फेलो वर्कर की बहुत ज़्यादा मदद की है इन सेविंग व्हेन ही वाज इन क्रिटिकल सिचुएशन, व्हेन ही शोड हिज प्रेजेंस ऑफ माइंड, या फिर कोई ऐसा इंसिडेंट जिसके अंदर वर्कर ने इंस्ट्रक्शंस को एक्सेप्ट करने के लिए मना कर दिया है, या ऐसा जिसके अंदर उसने अपनी एफिशिएंसी को इम्प्रूव किया है, चाहे उसके जो फेलो वर्कर हैं उसको पसंद नहीं कर रहे हैं, उसको कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, या परफॉर्म्ड अ डिफ़िकल्ट टास्क इवन दो इट वाज आउटसाइड हिज रेगुलर ड्यूटीज़। तो कोई भी ऐसे इंसिडेंट, चाहे वो बहुत अच्छे हैं चाहे वो बहुत बुरे हैं, किसी सप्लायर को उसने बहुत कर्टियस बिहेवियर से कंपनी को बहुत फ़ायदा पहुंचाया है, अपने फेलो वर्कर्स की किसी पर्टिकुलर टाइम पे बहुत मदद की है, ऐसे कुछ इंसिडेंट्स जो कि उसके बिहेवियर के बारे में जानकारी देते हैं। तो ये जो मेथड होता है ये एक्चुअल जॉब बिहेवियर के आधार पर उसकी परफॉर्मेंस को एनहांस करता है। इसके साथ साथ दिस मेथड कैन इंक्रीज द चांसेस दैट सबऑर्डिनेट विल इम्प्रूव, क्योंकि वो लर्न करते रहते हैं कि उनसे क्या उम्मीद की जा रही है, वो उसके अकॉर्डिंग परफॉर्म करते हैं। लेकिन इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं। लाइक जो आउटस्टैंडिंग इवेंट्स हैं, इंसिडेंट्स हैं, वो बहुत जल्दी फ्रीक्वेंटली यानी रेगुलरली होते नहीं हैं, और जो नेगेटिव इंसिडेंट्स होते हैं वो ज़्यादा नोटिस में आ जाते हैं एज़ कम्पेयर टू पॉजिटिव इंसिडेंट्स। और हर बार सुपरवाइज़र इंसिडेंट्स को रिकॉर्ड करे ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि एक बार हो सकता है कि वो भूल जाए, और कई बार ये भी हो सकता है कि सुपरवाइज़र को इंसिडेंट बहुत क्रिटिकल लगे भी ना। तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा सुपरविजन भी चाहिए होती है जो कि एम्प्लॉयज़ रजिस्ट करते हैं। तो समटाइम्स दिस मेथड इज़ नॉट इफ़ेक्टिव। नेक्स्ट मेथड है एसे मेथड। एसे इवैल्यूएशन इज़ नॉन क्वांटिटेटिव टेक्निक ऑफ अप्रेजल। इसके अंदर एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन एम्प्लॉय के बारे में दी जाती है और सुपरवाइज़र इनसे पूरी जानकारी रखता है। इस मेथड के अनुसार जो सुपरवाइज़र होता है एक रिपोर्ट लिखता है अपने एम्प्लॉय के बारे में विच इज़ बेस्ड ऑन हिज असेसमेंट। जो सुपरवाइज़र होता है सबऑर्डिनेट को कॉन्टिन्यूसली ऑब्जर्व करता है, उसको देखता है और उसकी असेसमेंट रिपोर्ट लिखता है। जब वो उसके बारे में ऐसे लिखता है तो कुछ फैक्टर्स को वो कंसीडर करता है, लाइक उसको जॉब की कितनी नॉलेज है, कितना पोटेंशियल है उसके अंदर, उसके बाकी सब जो उनके को वर्कर्स हैं, सुपरवाइज़र उनके साथ उनके कैसे रिलेशंस हैं, उसका एटीट्यूड कैसा है, उसको कंपनी की प्रोग्राम पॉलिसीज़ ऑब्जेक्टिव्स के बारे में कितनी अंडरस्टैंडिंग है, और उसको कितने और ज़्यादा डेवलपमेंट नीड्स फॉर द फ्यूचर के बारे में कितनी जानकारी है। तो जो ऐसे इवैल्यूएशन टेक्निक होती है it provides a good deal of specific information about the employee and can reveal even more about the supervisor। लेकिन इसके अंदर बायसनेस हो सकती है सुपरवाइज़र की, मे बी ही इज़ नॉट हैविंग गुड रिलेशन विद हिज सबऑर्डिनेट, तो उसके बारे में अच्छा नहीं भी लिखेगा दो उसकी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस अच्छी भी है। और इसके अंदर बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है एक ऐसे प्रिपेयर करने के लिए, तो कुछ एक इसके लिमिटेशंस भी है।
नेक्स्ट मेथड है फील्ड रिव्यू मेथड। ये जो अप्रेजल होता है इसके अंदर जनरली या तो बाहर की कोई व्यक्ति करता है या फिर एक्सपर्ट होता है HR डिपार्टमेंट का, पर्सनल डिपार्टमेंट का, वो करता है। तो इस मेथड के अंदर जो एक्सपर्ट होता है वो सुपरवाइज़र को एम्प्लॉय से संबंधित सारी जानकारी लेता है और उसकी वो नोट्स बना लेता है। इसके अंदर कोई रेटिंग नहीं होती, रेटिंग फॉर्म नहीं होता विद फैक्टर्स और डिग्रीज, लेकिन ओवरऑल रेटिंग दी जाती है क्योंकि एम्प्लॉयज़ को 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया जाता है, लाइक आउटस्टैंडिंग, सेटिस्फैक्ट्री एंड अनसेटिस्फैक्ट्री। इसके अंदर जो एक्सपर्ट होता है वो सुपरवाइज़र को हर एक जॉब से संबंधित और वो जो जॉब परफॉर्म कर रहा है यानी जो वर्कर है उससे संबंधित सारी जानकारी लेता है। जो एक्सपर्ट होता है वो केवल यही जानने में इंटरेस्टेड नहीं होता कि कैसे व्यक्ति काम कर रहा है, कैसे एम्प्लॉय काम कर रहा है, लेकिन कैसे उसको इम्प्रूव किया जा सकता है, कौन से ट्रेनिंग मेथड्स उसकी इम्प्रूवमेंट में मददगार साबित हो सकते हैं, उस सब की जानकारी लेता है। जो सुपरवाइज़र होता है उसको अपना ओपिनियन देना होता है सबऑर्डिनेट्स के बारे में कि वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, उसकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस हैं, वो कौन से क्षेत्र में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, उसकी प्रॉमिटेबिलिटी के क्या चांसेस हैं और उसको और फर्दर कैसे डेवलप या उसको और कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। तो ये जो मेथड होता है इसके अंदर एक्सपर्ट की जो कॉम्पिटेंसी होती है उस पर काफ़ी हद तक निर्भर करता है परफॉर्मेंस अप्रेजल, एंड ही कैन कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू एक्यूरेट अप्रेजल्स ओनली इफ ही नोज हिज जॉब। तो जो इस मेथड के सुटेबिलिटी केवल लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस के लिए होती है क्योंकि जो मैनेजरियल लेवल की प्रमोशंस होती हैं जिसके अंदर कंपैरेबल इंफॉर्मेशन की जानकारी होती है वहाँ पे फील्ड रिव्यू मेथड कारगर सिद्ध होता है। लेकिन इसके जो डिसएडवांटेजेस हैं वो ये हैं कि जो मैनेजरियल पर्सनल है उनको अप्रेजल से बिज़ी रखा जाता है तो वो इम्पॉर्टेंट काम में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते, एंड आउटसाइडर इज़ जनरली नॉट फेमिलियर विद द एम्प्लॉयज़ वर्क इन्वायरमेंट, और हमेशा ही ऑब्जर्वेशन करना अपने एम्प्लॉयज़ का इट्स नॉट फीजिबल।